अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 को शुरू करने लगे हैं, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। इसके पहले डिफाइन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्शंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का क्या रिलेशन है, यानी कि एनर्जी किन किन फंक्शंस के लिए रिक्वायर होती है और वो एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो एनर्जी होती है बच्चों, वो ओबे करती है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें किस चीज़ के बारे में पता है कि ना एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं, ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि जस्ट इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि हमें पता है कि जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखें तो जो हार्ट पंप कर रहा है, जो मसल्स मूव कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो सभी कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का एक ही सोर्स है जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, लेकिन उसको कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है एक्सेप्ट प्लांट के। तो प्लांट जो है, इनके पास ये एबिलिटी है कि ये सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं। ओनली प्लांट्स कैन कैप्चर द सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और केमिकल एनर्जी में जो ये कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो CH बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जिस प्रोसेस से ये कन्वर्ट करते हैं उसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। इसकी डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के। अ प्रोसेस इन विच द एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये देखें, जैसे आपको ये क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसमें ये पुअर एनर्जी हैं, जिसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू द शुगर। रिड्यूस होने का मतलब बच्चों है रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। तो ये कार्बन कंपाउंड के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन को ऐड कर दिया गया, तो इसकी क्या होगी? ये रिडक्शन। तो ये MCQs भी आ सकता है कि किस इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडक्शन होती है। तो CO2 की रिडक्शन हो रही है और H2 है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखें, H2O से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, तो क्या बना है? O2 बने। तो वाटर से ऑक्सीजन बच्चों बनती है, लेकिन यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर भी बनता है। तो वाटर दोनों साइड पे बनता है, लेकिन क्योंकि इसकी कोई नेट यील्ड नहीं होती है, इस वजह से इसको हम जस्ट वन साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे नहीं लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाँ, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू कब हुआ है? तो जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ने करना शुरू किया। इमर्जेंस का मतलब था स्टार्ट कर देना या शुरू कर देना। तो तब ऑक्सीजन अकोमुलेट होना शुरू होगी। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि जो ऑक्सीजन है बाई प्रोडक्ट है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर जमा हो जाएगी। और तब फिर कुछ एनिमल्स ने या कुछ प्लांट्स ने खुद भी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कि फोटोसिंथेसिस जो है, इसमें आपको पता है कि एनाबॉलिज्म होती है, यानी कि जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हम नाम देते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनर्जी यूज़ होती है, सोलर एनर्जी जो होती है, और ये प्लांट्स में होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर, और ये ओनली डे टाइम में होता है। और ये क्वेश्चन आपको इसकी नज़र आ रही है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल है और CO2 और H2O स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, आपको नज़र आ रही है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है, और ये ऑल टाइम, डे में भी और नाइट में भी ये कंटिन्यू रहता है। उसके बाद बच्चों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं? कंपनसेट का मतलब ये होता है कि नुकसान को पूरा करना। तो यहाँ पर इसके ये मायने तो लेने के इससे मिलते जुलते मायने हैं। कंपनसेट पॉइंट का मतलब बच्चों ये होता है कि पॉइंट एट विच द नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लीव्स एंड एटमॉस्फेयर। तो जब फोटोसिंथेसिस बच्चों हो रही होती है तो एक ऐसा टाइम आता है, जो देखिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बल्कि हम इन दोनों की इक्वेशंस को देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस हो रही है और ऑक्सीजन बन रही है। ऑक्सीजन अब जो प्लांट्स बनाते हैं इसको खुद भी यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। देखें, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, तो रेस्पिरेशन तो प्लांट्स ने भी करनी है। तो रेस्पिरेशन में इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, लेकिन जो बच जाती है उसको फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन बच्चों एक वक्त ऐसा भी आता है कि जितनी ऑक्सीजन बन रही होती है उतनी प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जितनी यहाँ पे बन रही है उतनी आगे यूज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम कम ऑक्सीजन बनती है, जो कि जस्ट अपने इस्तेमाल के लिए मौजूद होती है, और बाकी इन्वायरमेंट के लिए वो नहीं बचती है। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं कंपनसेशन पॉइंट का। ये कब होता है? जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, जैसे कि डान एंड डस्क, तलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त क्या होता है कि जो लाइट होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और वो बहुत स्लोली हो रही होती है। तो स्लो स्पीड की वजह से जितनी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस से, वो फ़ौरन यूज़ कर ली जाती है रेस्पिरेशन के लिए, और इस वजह से जो एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के साथ जो एक्सचेंज होती है गैसेस की, वो नहीं हो पाती है। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कंपनसेशन पॉइंट का। उसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम वैन नील है, इसने एक हाइपोथेसिस दिया कि
इसका हाइपोथेसिस बच्चों ये था कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, दोबारा से इस इक्वेशन को देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। तो नील ने बच्चों ये कहा था कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रही है कहाँ से आ रही है? वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये वैन नील ने इसको हाइपोथेसाइज किया था 1930 में। स्टेटमेंट को देखते हैं, वाटर सप्लिट एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो इसने बात की थी बच्चों, किस बेस पे की थी? एमसीक्यूज में आ सकता है। इसने ये जो बात की थी, ये बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में वाटर को यूज़ नहीं करते बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बन जाते हैं, लेकिन साथ में ऑक्सीजन की बजाय सल्फ़र को रिलीज़ करते हैं, तो सल्फ़र एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इस बेस पर ये नील ने हाइपोथेसिस दिया था कि जो वाटर होता है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। इसको कन्फर्म किया बाद में, जब इसकी डेथ हो गई तो 1941 में इसको दो यंग साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको कन्फर्म किया कि नील ने सही कहा था यहाँ, उसकी बात गलत है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक लैब के अंदर ऑक्सीजन 18 का आइसोटोप तैयार किया है, और ऑक्सीजन जो नॉर्मल होती है वो तो आपको पता है कि 16 होती है, लेकिन इन्होंने 18 वाली ऑक्सीजन को तैयार किया है। और फिर दो एक्सपेरिमेंट्स लगाए हैं। ग्रुप 1 में उन्होंने ये ऑक्सीजन से वाटर बनाया है और उस वाटर को फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया है। जब इसके रिजल्ट आए तो देखा है कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ पे थी? वाटर के पास। तो वाटर वाली ऑक्सीजन आ रही है, यानी कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है उसमें 18 वाला आइसोटोप था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसने क्या बनानी थी? शुगर बनानी थी। तो शुगर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो 16 वाली थी। ग्रुप 2 में उन्होंने क्या किया कि ये वाटर की बजाय यही 18 वाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे दी, फिर रिएक्शन करवाया है। तो फिर इन्होंने ये देखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ऑक्सीजन थी वो आगे कहाँ पे नज़र आई है? ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, और इसका रिजल्ट बच्चों क्या निकला कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से।